बेटे ओम प्रखर के साथ रहती थी। यह घटना 2021 की है। वाह! पति सुनील कुमार से अनबन होने के कारण सरिता बेटे के साथ घर में अकेली रहती थी। सरिता परिजात स्कूल की प्राचार्य थी। यह स्कूल वह खुद चलाती थी। ओम प्रखर कर्नल एकेडमी में कक्षा 12वीं का छात्र था और आकाश इंस्टीट्यूट में कोचिंग ले रहा था। पढ़ाई में उसे अच्छी खासी सफलता मिल रही थी। 19 मार्च को सरिता मंदिर जाने की तैयारी कर रही थी, जबकि ओम अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था। तभी दरवाजे की बेल बजी। सरिता ने बाहर जाकर देखा तो एक युवती खड़ी थी। जब सरिता ने उस युवती से बात की तो पता चला कि वो उनके बेटे की टीचर है। सरिता को मंदिर जाने को देर हो रही थी, इसलिए उन्होंने अपने बेटे से कहा, अपनी टीचर को चाय पानी पिलाओ, मुझे मंदिर के लिए देर हो रही है। इतना कहकर सरिता मंदिर चली गई। मंदिर सरिता के घर से दूर था। जब वह मंदिर से घर लौटी तो रात के करीब 8 बज गए थे। घर का गेट खुला देखकर सरिता को थोड़ी हैरानी हुई और ओम की लापरवाही पर गुस्सा भी आया। उसने ओम को आवाज वाह! दी, लेकिन जब जवाब नहीं मिला तो वह सीधे उसके कमरे में गई। कमरे में जाकर उसने जो देखा उस पर उसकी चीख निकल गई। ओम अपने कमरे में पंखे के हुक से लटक रहा था। 17 साल के बेटे ओम को फंदे पर लटका देखकर वह कुछ समझ नहीं पाई। एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। बेटे को इस हालात में देखकर उनकी चीख निकल गई। तुरंत ही उन्होंने घर से बाहर भागकर पड़ोसियों को आवाज दी। पड़ोसियों की मदद से ओम को पंखे से उतारा गया। उन्होंने उसकी नब्ज चेक की तो सांस चलती हुई दिखी। बिना वक्त गवाए सरिता ने पड़ोसियों के साथ मिलकर बेटे को बिलासपुर के अपोलो अस्पताल ले गई। डॉक्टरों ने बच्चे की जांच पड़ताल करने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। मामला सुसाइड का था, इसलिए अस्पताल वालों ने इसकी सूचना टोरवा थाना पुलिस को दी। पुलिस अस्पताल पहुंच गई। पुलिस ने सरिता से पूछताछ के बाद ओम का शव पोस्टमार्टम के लिए ले लिया और फिर देवरीखुर्द हाउसिंग बोर्ड इलाके में उनके घर पहुंची। वाह! रात लगभग 10 बजे होने के कारण पुलिस ने उस कमरे को सील कर दिया जहां ओम ने फांसी लगाई थी। अगले दिन तोरवा थाना पुलिस ने ओम का पोस्टमार्टम कराया। एक टीम ने ओम के कमरे की जांच की, जहां उन्हें ओम का मोबाइल स्टैंड पर लगा मिला। मोबाइल का डिजिटल कैमरा चालू था, जिससे ओम के फांसी लगाने का पूरा वीडियो रिकॉर्ड हुआ था। यह देखकर पुलिस ने इस महत्वपूर्ण सबूत के रूप में मोबाइल को जब्त कर लिया। पुलिस ने ओम का कमरा चेक किया, लेकिन कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। उसके कमरे से दूसरी कोई संदिग्ध चीज भी नहीं मिली। पुलिस ने सरिता श्रीवास्तव से पूछताछ की तो उन्होंने मंदिर जाने से पहले ओम की टीचर आराधना के घर आने और मंदिर से वापस घर आने तक का सारा वाकया पुलिस को बता दिया। लेकिन इससे ओम के आत्महत्या करने के कारणों का पता नहीं चला। तोरवा थाना पुलिस ने ओम की आत्महत्या का मामला दर्ज किया और उसके मोबाइल को जब्त किया। मोबाइल में कुछ चीजों पर लॉक लगा हुआ था, जिसे खोलने के लिए पुलिस ने इसे साइबर सेल में भेज दिया। जांच के दौरान पुलिस इस बात को समझने में असफल रही कि ओम ने आत्महत्या क्यों की और सुसाइड का वीडियो बनाने का क्या कारण था। सरिता का एकलौता बेटा था और उसकी आत्महत्या ने परिवार और आसपास के लोगों को गहरे सदमे में डाल दिया। पुलिस ओम के आत्महत्या के मामले की जांच कर रही थी, तभी उसके कुछ दोस्तों के मोबाइल पर डिजिटल फॉर्मेट में सुसाइड नोट्स पहुंचे। ये नोट्स जब्त किए गए, जिनमें ओम ने जीने की इच्छा और अपने परिवार के लिए कुछ करने की बातें लिखी थी। सुसाइड नोट में एक लड़की का जिक्र करते हुए ओम ने लिखा कि वह उसका मोबाइल नंबर कभी ब्लॉक तो कभी अनब्लॉक कर देती थी। उसने अपनी मौत से उस लड़की को दर्द पहुंचाने की भी बात की। इससे पुलिस को यह संदेह हुआ कि मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हो सकता है। पुलिस ने सुसाइड नोट के आधार पर अपनी जांच आगे बढ़ाई। इस दौरान ओम के दोस्तों को भी उसके सुसाइड से संबंधित कई मैसेज मिले। जांच में पता चला कि ओम ने आत्महत्या से पहले मोबाइल में 2-3 सुसाइड नोट्स रिकॉर्ड किए थे और कुछ अन्य मैसेज भी लिखे वाह! थे। ये मैसेज और नोट्स दोस्तों को अलग अलग समय पर भेजने के लिए उसने टाइम सेट किया था, इसलिए उन्हें ये नोट्स अलग अलग समय पर मिले। सुसाइड नोट और मैसेज के आधार पर पुलिस ने 23 मार्च को ओम को आत्महत्या के लिए उकसाने और पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर शिक्षिका आराधना एक्का को गिरफ्तार कर लिया। 30 साल की आराधना एक्का बिलासपुर के सरकंडा इलाके में एक निजी स्कूल में केमिस्ट्री की टीचर थी। ओम भी इसी स्कूल में 12वीं कक्षा में पढ़ता था। ओम प्रखर अपनी क्लास का होशियार विद्यार्थी था। पढ़ाते पढ़ाते आराधना का झुकाव ओम प्रखर की ओर होने लगा। वह गुरु शिष्य का रिश्ता भूलकर ओम को प्यार करने लगी। आराधना ने ओम का मोबाइल नंबर भी ले लिया
वह कभी उसको क्लास में रोककर उसे छूती और प्यार भरी बातें करती, तो कभी घर पर बुला लिया। ओम प्रखर जवानी की दहलीज पर था और प्रेम का सही मतलब नहीं समझता था, लेकिन विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण स्वाभाविक था। आराधना के छूने और सहलाने पर ओम प्रखर को वाह! अच्छा लगता और वह जल्दी ही उसकी प्रेम में फंस गया। इसके साथ ही आराधना ने उसका शारीरिक शोषण भी करना शुरू कर दिया। इस बीच आराधना का एक अन्य शिक्षक के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो गया, जिससे उसने ओम प्रखर की तरफ ध्यान देना कम कर दिया। ओम प्रखर उसकी प्यार में इस कदर डूब गया था कि आराधना के बिना उसे सब कुछ सुनसान लगने लगा। जब वह उसे फोन करता तो कई बार आराधना कॉल नहीं उठाती, जिससे ओम प्रखर को निराशा होती। जब उसने पता लगाया तो उसे पता चला कि आराधना का एक शिक्षक के साथ चक्कर चल रहा है, और यह जानकर ओम प्रखर बेहद परेशान हो गया। एक दिन आराधना ने ओम को बिलासपुर के एक मॉल में बुलाया। वहां पहुंचकर ओम ने बहाने से आराधना का मोबाइल ले लिया और उसकी आंख बचाकर उसे हैक कर लिया। इससे ओम को आराधना के अपने प्रेमी शिक्षक से की गई सारी बातें और सोशल मीडिया पर किए गए मैसेज का पता चलने लगा। आराधना की बेवफाई को जानकर वाह! ओम की मानसिक स्थिति और भी बिगड़ गई और वह अधिक परेशान रहने लगा। 19 मार्च को जब आराधना ओम के घर आई, तब उसकी मां सरिता मंदिर जा रही थी। मां के जाते ही ओम ने अपनी दिल की बात कहने का मौका समझा और आराधना से उसकी बेवफाई के बारे में सवाल कर दिया। आराधना ने उसकी बातें अनसुनी करते हुए उसे तिरस्कार से जवाब दिया और कहा कि वह अपनी जिंदगी की मालिक है। यह सुनकर ओम का दिल टूट गया। आराधना की कठोर बातें और उसकी बेवफाई के एहसास ने उसे अंदर तक झकझोर दिया और वह गहरी उदासी में डूब गया। नासमझी में उसने सुसाइड करने का फैसला कर लिया। उसने किसी खास ऐप की मदद से कोड लैंग्वेज में कुछ सुसाइड नोट लिखे। एक दो सुसाइड नोट उसने हिंदी में भी लिखे। ये सुसाइड नोट लिखकर उसने टाइम सेट कर दिया और अपने दोस्तों को भेज दिया। इसके बाद घर में अकेले ओम ने एक रस्सी से फांसी का फंदा बनाया और कमरे में लगे पंखे से लटककर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सुसाइड नोट के टाइम सेट किए वाह! जाने के कारण ओम के दोस्तों को उसके सुसाइड नोट अलग-अलग तय समय पर मिले। दोस्तों को सुसाइड नोट मिलने पर ओम के सुसाइड करने के कारणों का पता चला। पुलिस ने साइबर विशेषज्ञों की मदद से सुसाइड नोट के कोड वर्ड को डिकोड कराया। सुसाइड नोट में आराधना के लिए एक जगह लिखा था कि उसे पता था कि मैं बेस्ट हूं, लेकिन उसने मुझे बर्बाद कर दिया। मैं जिंदा रहना चाहता हूं, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए। जो मुझसे प्यार करते हैं उनके लिए बहुत कुछ करना चाहता हूं। मैं जिंदगियां बचाना चाहता हूं, लेकिन मुझे कोई नहीं बचा सकता। आराधना की बेवफाई का जिक्र करते हुए ओम ने सुसाइड नोट में लिखा कि वह मुझे अक्सर ब्लॉक कर देती थी और खुद की ज़रूरत पड़ने पर अनब्लॉक। मैंने उससे पूछा था कि वास्तविक जीवन में कैसे ब्लॉक करोगे। मैंने उससे मजाक में यह भी पूछा था कि क्या कोई और मिल गया है, तो वह मुझे छोड़ने की बात करने लगी। मैं मनाता था तो मान भी जाती थी। वह मुझे इस्तेमाल करती थी। मैंने उसे वाह! सब कुछ दे दिया। आरोपी टीचर आराधना ने पुलिस को बताया कि ओम ही उसे परेशान करता था, जो एक कम उम्र का छात्र था। आराधना के अनुसार ओम की हरकतें इतनी असहज थीं कि उसने अपने परिवार या स्कूल प्रशासन से उसकी शिकायत नहीं की। शायद उसकी उम्र को ध्यान में रखते हुए वह झिझक रही थी। हालांकि जब मामला बढ़ा और आराधना पर आरोप लगे, तो पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। अदालत में पेश करने के बाद उसे 24 मार्च को जेल भेज दिया गया। इस घटना ने समाज और स्कूल के अन्य सदस्यों में भारी चर्चा और चिंता पैदा कर दी, क्योंकि एक टीचर पर इस तरह के गंभीर आरोप पहले कभी नहीं देखे गए थे। आज की दूसरी कहानी मध्य प्रदेश के जबलपुर से करीब 20 किलोमीटर दूर छोटा सा कस्बाई शहर है बरेला। वहीं पर एक कॉलोनी है, भगत सिंह कॉलोनी। इसी कॉलोनी में दीपा झारिया 20 साल की बेटी निशा के साथ रहती थी। 40 साल की दीपा झारिया इसी नगर के आंगनबाड़ी केंद्र में कार्य करता थी। उनकी शादी 2000 में बरेला निवासी नरेश मेहरा से हुई थी, लेकिन 2001 में निशा के जन्म के कुछ ही महीनों बाद नरेश की एक दुर्घटना में मौत हो गई। बरेला के पास के ही गांव टेम्भरभीटा में दीपा का मायका था। हाल में ही वहीं के रहने वाले संदीप झारिया से निशा का रिश्ता तय हुआ था। मार्च 2022 में दोनों की शादी होने वाली थी। शादी तय होते ही दोनों के बीच मोबाइल पर बातें होने लगी, जो धीरे धीरे लंबी और गहरी होती जा रही थी। दोनों का रिश्ता हर दिन और मजबूत होता जा रहा था।
एक दिन निशा हमेशा की तरह संदीप से बात कर रही थी। बातें करते करते अचानक उसने बरामदे में किसी के आने की आहट सुनी। उसने संदीप से कहा, शायद कोई घर पर आया है, मैं बाद में कॉल करती हूँ, और तुरंत फोन काट दिया। संदीप ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा कि निशा जल्द ही वापस फोन करेगी, लेकिन जब काफी देर हो गई और निशा का फोन नहीं आया तो संदीप ने खुद उसे कॉल करने का फैसला किया। उसने कई बार फोन मिलाया, लेकिन निशा का मोबाइल बंद मिला। पहले पहले संदीप ने इसे हल्के में लिया। उसे लगा कि शायद निशा का फोन डिस्चार्ज हो गया होगा, लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई संदीप की बेचैनी बढ़ने लगी। उसने बार बार निशा को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन हर बार फोन बंद मिला। अब संदीप को चिंता होने लगी। उसे यह भी पता था कि निशा और उसकी मां दीपा एक ही मोबाइल का इस्तेमाल करती थी। ऐसे में फोन बंद होने का मतलब था कि अब उनसे किसी तरह का संपर्क करना मुश्किल हो चुका था। अगली सुबह संदीप की नींद अचानक एक फोन कॉल की घंटी से खुली। यह कॉल निशा के नाना चंद्रभान का था। चंद्रभान ने बताया कि निशा का फोन नहीं लग रहा है और पूछा कि क्या संदीप की उससे पिछली रात बात हुई थी। संदीप को तुरंत याद आया कि रात में निशा का फोन स्विच ऑफ था। जब निशा का फोन स्विच ऑफ हो गया था, जिसे उसने पहले गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन अब हालात कुछ और ही लग रहे थे। चंद्रभान टेम्भर भीटा में रहते थे, जो बरेला से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर था, और निशा से संपर्क न हो पाने की वजह से उनकी चिंता और भी बढ़ गई थी। संदीप ने बिना वक्त गवाए बरेला जाने का फैसला किया। उसने अपने छोटे भाई के बेटे आशीष को भी साथ चलने के लिए कहा। दोनों तुरंत बरेला के लिए निकल पड़े। कुछ ही मिनटों में ही दोनों बरेला पहुंच गए। जिस घर में दीपा निशा के साथ रहती थी वहां ताला लगा हुआ था। बगल के मकान में दीपा की देवरानी मालती रहती थी। उन्होंने मालती के घर का दरवाजा खटखटाया और उन्होंने निशा के बारे में पूछा, लेकिन उसने साफ कह दिया कि उसे दीपा और निशा के बारे में कुछ भी नहीं पता। इसके बाद दोनों ने आसपास के लोगों से पूछताछ की। पड़ोसियों ने बताया कि रात 8-9 बजे तक दीपा और निशा घर में थी। टीवी भी चल रहा था, लेकिन उनके बाहर जाने की किसी को जानकारी नहीं थी। उसके बाद चंद्रभान और आशीष ने आसपास के दूसरे लोगों से भी पूछताछ की। अधिकतर पड़ोसियों ने यह बताया कि दीपा और निशा बीती रात 8-9 बजे घर में ही देखे गए थे। कमरे से टीवी की आवाज भी आ रही थी, मगर उनके कहीं जाने के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। दिन निकल आया था। इसी के साथ बरेला के पूरे वार्ड में मां बेटी के रात से ही गायब होने की खबर भी फैल चुकी थी। चंद्रभान ने देर किए बगैर बरेला पुलिस थाने में दोनों के गायब होने की रिपोर्ट लिखाने के लिए कहा। तब तक संदीप भी वहां आ गया था। बरेला पुलिस ने चंद्रभान और संदीप को पहले अपने रिश्तेदारों के यहाँ खोजने की सलाह दी। चंद्रभान समेत आशीष और संदीप के अलावा दूसरे रिश्तेदारों ने निशा और दीपा के बारे में काफी पता किया। यही करते करते 3 दिन निकल गए, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। अंत में चंद्रभान ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई और पुलिस पर तलाश तेज करने का दबाव बनाया। 1 सप्ताह बीतने के बाद भी पुलिस उन्हें ढूंढने में नाकाम रही, जिससे दीपा के मायके वालों की नाराजगी बढ़ गई। उन्होंने डीएसपी, एसपी से लेकर सीएम हेल्पलाइन तक शिकायत दर्ज कराई और सीधे तौर पर पुलिस की लापरवाही की शिकायत की। इससे मेहरा समाज के लोग भी भड़क उठे और पुलिस प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। स्थानीय लोगों ने पुलिस की नाकामी के विरोध में नेशनल हाईवे 30 पर चक्का जाम की चेतावनी दी। इसके बाद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हरकत में आ गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए जबलपुर एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने बरेला पुलिस थाने की जिम्मेदारी तेज तर्रार डीएसपी अपूर्वा किलेदार को सौंप दी। डीएसपी अपूर्वा ने तुरंत क्राइम ब्रांच और बरेला पुलिस के साथ मिलकर जांच नए सिरे से शुरू कर दी। जांच की शुरुआत उन्होंने दीपा और निशा के घर से की, जहां से मां बेटी गायब हुई थी। 2 अक्टूबर 2021 को डीएसपी अपूर्वा किलेदार बरेला थाना स्टाफ और फॉरेंसिक टीम के साथ दीपा और निशा के घर पहुंची। कमरे का ताला खुलवाया गया और अंदर का दृश्य सामान्य था। कमरा पूरी तरह से व्यवस्थित था, लेकिन किचन से खराब हो चुके खाने की दुर्गंध आ रही थी। पका हुआ खाना देखकर सभी हैरान थे कि आखिर दीपा और निशा बिना खाना खाए अचानक कहां चले गए। जांच के दौरान दीपा के चचेरे भाई आशीष ने पुलिस को एक महत्वपूर्ण जानकारी दी। उसने बताया कि जिस दिन वे मालती से दीपा और निशा के बारे में पूछने गए थे, मालती की बेटी ने बताया था कि रात में संजू चाचा के साथ 2 अजनबी लड़के आए थे। यह जानकारी डीएसपी के लिए एक अहम सुराग साबित हुई। उन्होंने तुरंत सवाल किया, संजू कौन है?
इसके बाद मालूम हुआ कि इसका जवाब मालती ही दे सकती है। जांच की दिशा अब मालती की ओर घूम गई। डीएसपी ने सीधे मालती से पूछताछ करने के बजाय पहले पड़ोसियों से संजू के बारे में पता किया, लेकिन धीरे धीरे सामने आया कि संजू श्रीपाल नाम का व्यक्ति था जो इस मोहल्ले में अक्सर आता था। पड़ोसियों ने संजू और मालती के बीच अवैध संबंधों की बात दबी जुबान में बताई। यह जानकारी पुलिस के लिए और भी ज्यादा चौंकाने वाली थी, क्योंकि संजू का इस मामले में शामिल होना अब संदिग्ध लगने लगा था। पुलिस टीम की अगली मंजिल मालती का घर था। जब उन्होंने मालती से सवाल किया कि करीबी रिश्तेदार होते हुए भी उनकी आपस में क्यों नहीं बनती थी, तो मालती ने भोलेपन का नाटक करते हुए कहा कि उनके विचार और व्यवहार मेल नहीं खाते, इसलिए बातचीत बंद थी। जब पुलिस ने संजू के बारे में पूछा तो मालती ने उसे अपने पति का दोस्त बताते हुए कहा, वह मेरे पति का बहुत करीबी दोस्त है। उसने यह भी जानकारी दी कि उसके पति अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं और उसके ससुराल वाले काफ़ी बूढ़े हैं, इसलिए संजू उनके परिवार का ध्यान रखता है। मालती के इस बयान ने पुलिस को और भी ज़्यादा संदेह में डाल दिया। इस जवाब ने यह सवाल उठाया कि क्या संजू के और मालती के रिश्ते में कुछ और भी है। पुलिस को अब मामले की गहराई में जाने की जरूरत थी। पुलिस के लिए मालती से हुई पूछताछ महत्वपूर्ण साबित हुई। इसी दौरान साइबर टीम की मदद से संजू और मालती के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स निकाली गई, जिसमें पिछले 4 दिनों में उनकी घंटों बातचीत का पता चला। मुखबिर ने बताया कि संजू 3 अक्टूबर को अपने साथियों के साथ मालती के घर गया था। डीएसपी अपूर्वा किलेदार ने एक महिला कांस्टेबल को सादे कपड़ों में मालती के घर भेजा जब वह घर पर नहीं थी। कांस्टेबल ने मालती की बड़ी बेटी से पूछताछ की और चौंकाने वाली जानकारी मिली। बेटी ने बताया कि 27 सितंबर की रात संजू चाचा और 2 लड़के उनके घर आए थे। मम्मी ने उन्हें खाना खिलाकर सुला दिया, लेकिन संजू और दोनों लड़के देर रात तक घर पर रहे। सुबह उठने पर उसने देखा कि दीपा के घर का ताला लगा था और सोचा कि वे नाना जी के घर गई होंगी। इन जानकारियों ने पुलिस को संजू और मालती पर संदेह की ओर और बढ़ा दिया और उन्हें यकीन हो गया कि दीपा और निशा के गायब होने में उनका हाथ था। पुलिस ने संदेह के आधार पर संजू और मालती को 4 अक्टूबर को सुबह 11 बजे थाने बुलाया। उन्हें घंटों तक थाने में बैठा कर रखा गया। इस दौरान उनकी बेचैनी और घबराहट पर निगरानी रखी गई। जैसे जैसे समय बीतता गया, पुलिस की सख्ती बढ़ती गई। अचानक मालती के मुंह से निकल गया, माँ बेटी जिंदा नहीं, उनकी हत्या हुई। मालती के यह कहते ही जांच टीम और सख्त हो गई। सीधे सवाल कर दिया, किस दुश्मनी के चलते तुमने दोनों को मरवा दिया। पुलिस की सख्ती के आगे संजू टूट गया और उसने स्वीकार किया कि उसने दीपा और निशा की हत्या कर दी थी। उसने बताया कि उन्होंने उनकी लाश को अपने गांव महगवा में कैनाल के किनारे दफनाया। पुलिस पूछताछ में इस दोहरे हत्याकांड की जो कहानी सामने आई, वो कहानी यूं थी। दीपा का ससुर पंचम लाल के मकान में एक बड़ा बरामदा था। उसी से जुड़े 4 कमरे थे। 2-2 कमरे के 2 हिस्सों में दोनों परिवार रहने लगे। पंचम लाल का छोटा बेटा सुरेश राजमिस्त्री का काम करता था और उसकी शादी मालती के साथ हुई थी। सुरेश अपनी गृहस्थी बसा चुका था, जबकि दीपा अपनी बेटी निशा के उज्जवल भविष्य के सपने देखते हुए कठिनाइयों का सामना कर रही थी। निशा सालीवाड़ा गौर के कॉलेज से ग्रेजुएशन के अंतिम साल की पढ़ाई कर रही थी। उसके नाना ने उसकी शादी का रिश्ता तय कर दिया था। दीपा की देवरानी मालती का पति सुरेश अक्सर काम के सिलसिले में मंडला जिले में रहता था। महीनों तक अपने घर नहीं आता था। मालती अपनी 3 बेटियों और 74 साल के ससुर पंचम लाल के साथ बरेला में रहती थी। 30 साल की मालती अपने जीवन में देह सुख से वंचित थी। करीब 5 साल पहले उसकी मुलाकात संजू से हुई। वह महगवा गांव का रहने वाला सुरेश का परिचित था। दोनों मिलकर काम तलाशते थे। जब सुरेश काम की तलाश में मंडला चला गया तो संजू मालती से मिलने आने लगा। मालती के ससुर पंचम लाल बूढ़े हो चले थे, उन्हें सुनाई नहीं देता था। संजू और मालती अकेले में मिलते रहे। दोनों के बीच अवैध संबंध भी बन गए। जब उन्हें संबंध बनाने का मन होता तो वे बच्चियों को पैसे देकर बाहर कुछ खाने पीने के लिए भेज देते थे। करीब 4 साल पहले की बात है। दोपहर के 2 बजे का वक्त था। निशा स्कूल गई हुई थी और दीपा आंगनवाड़ी से घर लौटी थी। घर की 4 दीवारी में बने दरवाजे से दीपा जैसे ही घर के भीतर दाखिल हुई तो उसे मालती के कमरे से किसी पुरुष की आवाज़ सुनाई दी, जबकि उसके ससुर पंचमलाल उस समय नहीं थे। दीपा जैसे ही अपने कमरे में गई तो बगल के कमरे से कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगीं। उसने देखा कि मालती के कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था
दीपा ने चुपके से दरवाजे में बनी पतली दरार से देखा। अंदर का दृश्य देखकर दंग रह गई। देवरानी मालती पलंग पर निर्वस्त्र होकर किसी मर्द के साथ रंगरलियां मनाने में मस्त थी। मालती के साथ जो युवक था, उसका चेहरा उसे पहचान में नहीं आया था। दीपा कुछ समय से देख रही थी कि मालती से मिलने एक युवक अक्सर आता रहता था। उसके बारे में देवरानी से पूछा तो उसने युवक को रिश्ते का भाई बताया। उस रोज दीपा ने अपनी आंखों से जो सच देखा, उसके भीतर आक्रोश भर आया। सब काम छोड़कर कुर्सी डालकर वह बाहर बैठ गई। करीब आधे घंटे के बाद जब वह युवक मालती के कमरे से बाहर निकला तो दीपा ने उसे पहचान लिया। वह संजू था, जिसे वह भाई बताती थी, वही उसका यार था। दीपा को संजू के बुरे चरित्र के बारे में मालूम था। शराब का शौकीन क्रिमिनल माइंड का था। संजू एक बार अपने गांव की लड़की को लेकर भाग चुका था। उस लड़की का आज तक पता नहीं चला। 34 साल का संजू शादीशुदा होने के साथ 2 बेटियों का बाप भी था। जब मालती से दीपा ने संजू के उसके कमरे में होने की बात की तो मालती ने अपनी गलती मानने के बजाय उसे ही भला बुरा सुना दिया। दीपा ने संजू और मालती के संबंधों की बात ससुर पंचमलाल को भी बता दी। इस पर मालती दीपा से नाराज हो गई। उस दिन के बाद से दीपा ने मालती से बातचीत करनी बंद कर दी। संजू बेखौफ मालती के घर पर आकर रंगरलियां मनाने लगा। मालती शक्की स्वभाव की भी थी। उसे लगता था कि भतीजी निशा उस पर नजर रखती है। संजू के आने जाने की हर खबर वह माँ दीपा को बताती और माँ इसकी शिकायत ससुर से कर देती। इस शक के चलते वह भीतर से डर गई थी कि कहीं उसके और संजू के रिश्ते की बात पति सुरेश तक न पहुंच जाए। संजू के मन में भी कुछ इसी तरह के विचार आ रहे थे। एक दिन मालती ने संजू से कहा कि उनके संबंधों में दीपा और उसकी बेटी बाधा बन रही है और उनकी दखलंदाजी बढ़ती जा रही है। इस समस्या से निजात पाने के लिए दोनों ने एक योजना बनाई। संजू ने अपने दोस्तों राजा कोल और देवा कोल को इस योजना में शामिल किया और उन्हें काम पूरा करने पर 1-1 लाख रुपए देने का वादा किया। इसके अलावा उन्होंने उन्हें कुछ पैसे एडवांस भी दे दिए। 27 सितंबर 2021 की रात संजू राजा और देवा के साथ दीपा के घर पहुंच गया। योजना के अनुसार मालती ने अपने ससुर पंचमलाल के खाने में नींद की गोलियां मिला दी थी, जिससे वह गहरी नींद में चले गए। इसके बाद उसने अपनी तीनों बेटियों को जल्दी से खाना खिलाकर सोने के लिए दूसरे कमरे में भेज दिया। तब संजू और उसके दोस्त दीपा के आंगन में छिप गए। रात करीब 10 बजे जब दीपा शौचालय की तरफ गई, तीनों ने उसे पीछे से पकड़ लिया। इस सब से बेखबर निशा कमरे में संदीप से फोन पर बात कर रही थी। बाहर आहट सुनकर उस ओर जाने लगी। तब तक तीनों कमरे में घुस आए थे। निशा को भी उन्होंने दबोच लिया। उसकी भी उन्होंने गला घोंटकर हत्या कर दी। माँ बेटी की हत्या कर उन्होंने शवों को चादर में लपेटा और रात में ही मोटरसाइकिल से नहर के किनारे ले जाकर झाड़ियों में फेंक आए। अगले रोज तीनों ने दिन के उजाले में लाशों पर नमक डालकर एक गड्ढे में दफना दिया। यह काम मेहगवान नहर के किनारे एकदम सुनसान इलाके में किया गया, जो मुख्य रोड से लगभग 800 मीटर अंदर की तरफ है। तुरंत पुलिस ने एसडीएम प्रमोद सेनगुप्ता और तहसीलदार की मौजूदगी में जब जमीन की खुदाई की तो लगभग 5 फीट गहरे गड्ढे में 2 लाशें मिली। दोनों शवों को इस तरह रखा गया था कि निशा की निर्वस्त्र लाश ऊपर थी, जबकि दीपा की अर्धनग्न लाश नीचे रखी गई थी। शवों पर काफी मात्रा में नमक छिड़का गया था। घटनास्थल पर शवों की पहचान दीपा और उसकी बेटी निशा के रूप में की गई। इसके बाद परिजनों और रिश्तेदारों के बयान दर्ज किए गए। लाशों का पोस्टमार्टम करवाने के बाद उनका अंतिम संस्कार करवाया। पुलिस गिरफ्त में आरोपी संजय श्रीपाल, मालती मेहरा, राजा कोल और देवा ठाकुर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इस कहानी का संदेश है कि गलत रिश्तों और झूठ की बुनियाद पर बनाए गए संबंध न केवल नैतिक पतन की ओर ले जाते हैं, बल्कि उनका परिणाम अक्सर विनाशकारी होता है। अवैध संबंधों के चलते मालती ने अपनी और दूसरों की जिंदगी को अंधकार में धकेल दिया, जिसका अंजाम 2 मासूम जिंदगियों की दुखद मौतों में हुआ। ऐसे रिश्ते न केवल व्यक्तिगत जीवन को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि पूरे परिवार और समाज को भी बुरी तरह प्रभावित करते हैं। ईमानदारी और जिम्मेदारी भरे रिश्ते ही सच्चे सुख का आधार होते हैं। इसी तरह की सच्ची घटनाओं और सीखों के साथ मैं फिर लौटूंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहे, सतर्क रहे और ध्यान रखें कि किसी भी संदिग्ध स्थिति में